नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अक्टूबर 2023 में भारत के सिक्किम राज्य में दक्षिणी लोनक झील में ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई, वहां पर बाढ़ आ गई। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वहां पर 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और इसने महत्वपूर्ण ढांचे अर्थात वहां के चुंगथांग बांध को भी काफी क्षति पहुंचाई। अब ऐसे में हिमालयी झीलों में जो बाढ़ है वो एक चिंता का विषय बन के एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने आती है, क्योंकि हिमालय में स्थित हिमनद झीलों की सक्रियता भी इधर बीच काफी देखी गई है। अब ऐसे में केंद्र ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है NGRMP अर्थात नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, जिसको हम राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट जोखिम शमन कार्यक्रम भी कहते हैं। तो आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम NGRMP के बारे में समझेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में समझेंगे, साथ में होंगे परीक्षोपयोगी कुछ अन्य पहलू। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। खतरनाक हिमनद झीलों की कौन करेगा निगरानी, इस शीर्षक के अंतर्गत बात सबसे पहले हमने खबर की चर्चा में क्यों है इसको जानने के बाद क्या है हिमनद झील और उसमें कैसे बाढ़ की घटना होती है इसको जानने का प्रयास करेंगे। क्या है NGRMP, इसके भी पहलुओं को समझेंगे। अंत में क्या है NDMA, इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि NDMA के द्वारा ही केंद्र की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो हमारी परिपाटी है, जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रखते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के लिहाज से यह खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। इस कार्यक्रम की अगर PDF पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको इस कार्यक्रम की आपको PDF मिलेगी। बात खबर की करते हैं। खबर है NDMA मॉनिटर 189 हाई रिस्क ग्लेशियर लेक टू प्रिवेंट डिजास्टर्स। अब देखिए, जो हाई रिस्क की झीलें हैं, इस प्रकार की ग्लेशियर झीलें हैं, ग्लेशियर लेक हैं, ऐसी 189 झीलों को चिन्हित किया गया है जिनकी की निगरानी की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो मसला है ये चर्चा में बना हुआ है। अब NDMA इस प्रकार की 189 लेक्स को उसने लिस्टेड किया है कि इनसे काफी खतरा है, काफी खतरनाक है वो झीलें, कभी भी उनसे डिजास्टर की घटना हो सकती है। अब ऐसे में इनकी निगरानी की जाएगी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जिससे कि बाढ़ प्रबंधन किया जा सके। साथ ही साथ जो आपदा प्रबंधन है, इन बाढ़ प्रबंधन और आपदा प्रबंधन इन दोनों दिशाओं में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो देखिए, उभरती हुई जो झीलें होती हैं उससे बाढ़ का खतरा होता है। इस लिहाज से देखें, बाढ़ प्रबंधन और सुरक्षा एक अहम प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है। अब NDMA की सक्रिय भूमिका से यह प्रश्न चर्चा का विषय बना है, जिसके अंतर्गत 189 उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों की निगरानी का निर्णय लिया गया है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा मसला जो है वो चर्चा में है। अब क्या है हिमनद झील, सबसे पहले इस बात को समझ लें, उसकी वजह से बाढ़ आती है इस घटना को समझ लें, उसके बाद हम इसके पहलुओं पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, हिमनद झील का मतलब ही है ग्लेशियर जहां होगा, उस ग्लेशियर के पिघलने की वजह से वहां पर उसकी भौगोलिक संरचना की वजह से वहां एक झील जैसी संरचना बन जाती है। उसमें जो पानी होता है वो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से होता है, इसीलिए इस झील का निर्माण होता है। ये झीलें आमतौर पर कहां होंगी, जहां पर ग्लेशियर्स होंगे, अर्थात जो उच्च स्थान होते हैं, जो ठंडे स्थान होते हैं, वहां पर आमतौर पर ये पाया जाता है। चाहे वो हिमालय का, आर्कटिक का या उच्च ऊंचाई वाला पर्वतीय क्षेत्र हो, यहीं पर ये ग्लेशियर झीलें उन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से निर्मित रूप में हमको दिखाई देती हैं, उनके कंबाइनिंग के कारण ये बनती हैं। अब इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड अर्थात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है, इस टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे। इसको लेकर ही जो कुछ दिशा निर्देश भी पहले जारी किए गए थे NDMA की तरफ से। तो इसमें देखिए कि ये क्या कंडीशन होती है। तो जब हिमनद झीलों की दीवारें किसी कारणवश अगर टूट जाती हैं या ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर झील में गिरता है, ग्लेशियर्स चूंकि बहुत बड़े बड़े आकार में होते हैं, अगर उसका एक हिस्सा टूटकर झील में गिरता है, ठीक उसी तरह से समझें जैसे किसी ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसमें बड़ा एक आप टुकड़ा कंकड़ का डाल दें तो वो पानी क्या होगा, वो पानी ग्लास से बाहर निकलेगा या उस पानी में हलचल होगी। तो ऐसी ही कुछ स्थिति होती है। झील का पानी स्थिर होता है, उसमें जब ग्लेशियर्स के टुकड़े गिरते हैं तो उसमें चूंकि ये पहाड़ों पर ऊंचाई पर ये पानी होता है और उसमें जो हलचल होती है उसका परिणाम जब पानी नीचे आता है तो उसका वेग बहुत तेज होता है और उसका प्रभाव क्या होगा कि बाढ़ के रूप में जो मैदानी इलाके हैं वहां तक आते आते इसका एक विकराल रूप दिखाई देता है। इसकी वजह से काफी नुकसान झेलने को मिलता है। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो फ्लड है, ये इसका एक कारण है जिस पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की घटना के कारण यहाँ पर ग्लेशियर का सरफेस है, यहाँ पर इस प्रकार की झीलें बन जाती हैं। इसकी भौगोलिक संरचना, इधर से भी मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पर ढलान है, इसमें पिघल कर ये जल है, तो ये ग्लेशियर
की वजह से जो ये लेक है इसका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर ग्लेशियर जितना पिघलेगा उतना इसमें जल का जो स्तर होगा ज्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर जल का स्तर ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से ये मैदानी हिस्से में प्रवेश कर जाएगा। एक कारण तो ये हो सकता है ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना, और दूसरा हो सकता है कि ग्लेशियर के बड़े टुकड़े अगर इसमें गिरे तो उसकी वजह से इसमें हलचल होगी, वो भी दीवारों को तोड़ के पानी का रास्ता बनाएगी, जिससे कि बाढ़ की स्थिति निचले स्तर में देखी जा सकती है। अब क्या है एनजीआरएमपी, इसको देख लेते हैं। तो एनजीआरएमपी जैसा कि आपको बताया गया कि नेशनल ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड रिस्क, मतलब आउटब्रस्ट जो फ्लड है उसकी वजह से जो रिस्क होता है उसके मिटिगेशन के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। इस प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा 25 जुलाई 2024 को। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जाहिर सी बात है कि जो हिमनद झीलें हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न बाढ़ का खतरा है उस खतरे को कैसे कम किया जाए, यही उसका उद्देश्य है। इसके लिए जो संभावित प्रभाव है उसका विस्तृत तकनीकी उसकी समीक्षा की जाए, अर्थात विस्तार से उसके सभी तकनीकी पहलुओं को समझा जाए, उसका विश्लेषण किया जाए, समीक्षा की जाए और देखा जाए कि कैसे इसको बेहतर तरीके से इससे निपटा जा सकता है। इस पूरी स्थिति का आकलन करना इसका उद्देश्य है। इसकी वजह से ही जो खतरनाक झीलें हैं, ऐसी 189 खतरनाक झीलों को चिन्हित किया गया है, उनकी निगरानी की जाएगी। भारत में स्थित खास तौर पे आप देखेंगे तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पर 7500 ऐसी हिमनद झीलें हैं, उनकी संख्या। इनमें से 189 तो वो संख्या है जो कि काफी खतरनाक है। फिलहाल पहले चरण में उनकी निगरानी की जाएगी और उनकी निगरानी फिलहाल भी की जाती है, लेकिन वो रिमोट सेंसिंग के माध्यम से की जाती है। लेकिन अगर वास्तव में उसका आकलन आपको करना है तो आपको फिजिकली वहां पर जाके करना होगा, तभी एक्चुअल कंडीशन पता चलेगी। तो झीलों का प्रभाव पूरी तरह से समझने के लिए साइट विजिट आवश्यक होती है। अब साइट विजिट लेकिन हमेशा तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ महीने ही इसके लिए संभव होते हैं, क्योंकि बाकी महीनों में कंडीशंस बहुत दुर्गम होती है, वहां जाना संभव नहीं होता है। तो कुछ महीने का मतलब जुलाई से सितंबर का वो महीना होता है जहां पर यहाँ साइट विजिट की जा सकती है। अब ऐसे में इन साइट्स तक पहुंचने के लिए अभियान चलाए जा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाके झीलों का आकलन किया जा सके, उस संबंध में समीक्षा की जा सके और आगे की रणनीति तय की जा सके। उदाहरण के लिए इस सप्ताह ही आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो है, वहां के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने तवांग और दिबांग जिलों में इस प्रकार के एक अभियान को चलाया है, जहां पर उच्च जोखिम वाली जो हिमनद झीलें हैं उनका अध्ययन करने के लिए 2 टीमें यहां पर भेजी गई हैं। तो इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है, जैसा कि शुरू में ही बताया गया, कि विस्तृत तकनीकी खतरे का आकलन किया जाएगा और झीलों के जो निचले इलाके हैं वहां पर स्वचालित मौसम और जल स्तर निगरानी स्टेशन यहां पर बनाए जाएं, जो कि स्वचालित हो और इस प्रकार के जो खतरे हैं, संभावित खतरे हैं, उनकी निगरानी करने का काम करें। और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, हम कह सकते हैं जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है उसको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे, उसको और उन्नत बनाने का काम किया जाएगा। साथ ही विभिन्न राज्यों में कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता और इसके इंपॉर्टेंस दोनों का आपको पता चलता है। वो कार्यक्रम आप देखें, कई राज्य हैं, खासकर तौर पे जहां पर जो हिमालयी राज्य हैं वहां पर इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सिक्किम में देखिए 6 इस प्रकार के प्रोग्राम, लद्दाख में भी 6, हिमाचल प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मीर में 2, इस प्रकार के अन्य जगहों पर भी 7 अन्य अभियान हैं, इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंस को बताते हैं। साथ ही साथ इस पूरे जो कार्यक्रम है इसमें तकनीकी पक्ष का भी ध्यान दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें सिविल इंजीनियरिंग की भी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इस प्रकार की जो लेक होती हैं, जो हिमनद झीलें होती हैं, वहां पर आपको बांध बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है, ताकि इन झीलों की क्षमता को कंट्रोल किया जा सके, इनको नियंत्रित किया जा सके, उनके पानी को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। अब क्या है एनडीएमए, जिसके द्वारा इस कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो एनडीएमए के बारे में जान लेते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण को जान लेते हैं। भारत में आपदा प्रबंध के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय है, पहली बात तो यह है। और औपचारिक रूप से इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो गठन 27 सितंबर 2006 को हुआ था। आपदा प्रबंध अधिनियम जो है 2005 का, उसके तहत हुआ था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, साथ साथ इसमें 9 सदस्य होते हैं और उन्हीं सदस्यों में से एक इसका उपाध्यक्ष भी होता है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर ये राष्ट्रीय नीति बनाने का काम करता है, जो कि केंद्र से लेकर राज्य और जिले स्तर सभी के लिए एक सक्षम वातावरण, सक्षम एनवायरमेंट का निर्माण करती है। अब देखिए, एक बाइक एक तो अस्तित्व में आया नहीं, इसके पीछे की कहानी रही होगी। तो इसके अस्तित्व में आने के पीछे की जो कहानी है, तो ये जब आपदाएं आती हैं तो हमें उनके विषय में सोचने को विवश होना पड़ता है। तो अगस्त 1999 में क्या हुआ कि एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बनाई गई इसके लिए। फिर 2001 में आप देखेंगे जब गुजरात में भूकंप की त्रासदी आई, जिसने पूरे जनमानस को बहुत क्षति पहुंचाई, तो उसके बाद हम इसके लिए और सीरियस हुए और राष्ट्रीय कमेटी इसके लिए हम गठन कर दिए, राष्ट्रीय कमेटी का निर्माण हुआ।
फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अभिलेख था उसमें इसके लिए एक विस्तृत अध्याय को शामिल किया गया 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 12वां जो वित्त आयोग है उसमें यह कहा गया कि इस दिशा में सोचते हुए इसके लिए फाइनेंस की भी व्यवस्था करनी चाहिए, तो आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रबंधन करने की समीक्षा हेतु भी आदेश दिया गया। अधिदेश का मतलब जो आधिकारिक रूप से आदेश होता है, तो आदेश यहां पर दिया गया। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम फिर से पारित किया, और यहां जब आपदा प्रबंधन अधिनियम आया उसके बाद 27 सितंबर 2006 को आपको दिखाई देता है ये NDMA। अब देखिए यहां से इसकी औपचारिक रूप में सामने आते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA आ जाता है। फिर जो संबद्ध मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, ऐसी ही संस्था उनके लिए हो जाती है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो जाता है। अब देश के जो 350 ऐसे जिले थे जहां पर आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक, जिसको आपदा मित्र कहा जाता है, इनको बनाने के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया गया, विशेष रूप से जहां इस प्रकार की आपदाओं का डर ज्यादा है वहां पर यह आपदा मित्र की योजना चलाई गई। ये क्या होते थे, तो एक क्षेत्र के लिए योजना होती थी, क्षेत्र विशेष के लिए योजना होती थी, क्योंकि इस प्रकार की जब आपदाएं आती हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे निपटने के लिए ज्यादा सहूलियत हो सकती है। तो जो आपदा प्रवण क्षेत्र होते थे, जहां पर आपदाओं के आने की संभावना ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करके, उनकी पहचान करके उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था थी आपदा मित्र। तो इसको भी, इस पहल को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए GLOF के प्रबंधन के लिए NDMA ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। GLOF क्या है, तो GLOF है ग्लेशियर लेकआउट ब्रस्ट फ्लड, जिसके बारे में शुरू में चर्चा की गई। तो इसके लिए पहले भी NDMA ने निर्देश जारी किए थे। क्या क्या निर्देश थे उन्होंने, उसके द्वारा निर्देशों में सबसे पहली बात यह थी कि जो संभावित खतरनाक झील है उनकी पहचान की जाए। जैसा कि अभी जिस कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में NGRMP में इन झीलों को फिलहाल 189 झीलों की पहचान की गई है जो ज्यादा खतरनाक हैं। तो पहले निर्देश में ये बात सम्मिलित थी। फिर प्रौद्योगिकी के उपयोग करने की भी बात कही गई थी, जिसमें कि सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी सिस्टम जो है, जिसके रडार के माध्यम से इस प्रकार की इमेजरी सिस्टम का उपयोग करके इसको और उन्नत बनाया जा सकता है, जिससे कि जो पूर्व चेतावनी प्रणाली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको हम और ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग भी इसमें करने की बात पहले गाइडलाइन में कही गई। अंतरिक्ष से दूरस्थ निगरानी व्यापक परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, मतलब अगर अंतरिक्ष से हम चीजों को देखें तो एक लार्ज स्केल पर हम चीजों का आकलन कर सकते हैं। बहुत पास से चीजें देखने पर एक लार्ज स्केल पे हमको चीजें नहीं दिखाई देगी। तो ये भी कहा गया कि अंतरिक्ष से दूरस्थ निगरानी से व्यापक परिप्रेक्ष्य हमको इसका प्राप्त हो सकता है। संभावित बाढ़ को नियंत्रित करना, अर्थात जो बाढ़ संभावित है, जहां पर आने की संभावना है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी बात कही गई थी, जिसमें कि नियंत्रित ब्रीचिंग, पानी को बाहर निकालना, अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो पहले ही उसको बाहर निकाल दिया जाए ताकि ऐसी घटना ना होने पाए। साथ ही सुरंग का निर्माण कर दिया जाए। इस प्रकार की कुछ तकनीकी की बात पहले भी की जा चुकी है NDMA के द्वारा दिशा निर्देशों में। अगला है कि GLOF प्रवण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग नियोजन के लिए एक समान निर्माण संहिता बने। देखिए नियम सख्त बनना, एक समान निर्माण संहिता बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो एरिया खतरनाक है उसके लिए अगर पहले ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वहां की भूवैज्ञानिक दशाओं, वहां के जल विज्ञान संबंधी जो जोखिम है, इन सारे पहलुओं पर अगर पहले ही विचार करके तब एक निर्माण संहिता बनाई जाए और उसका सख्ती से पालन कराया जाए, तो इस प्रकार की घटनाओं से होने वाली क्षति को बहुत कम किया जा सकता था या कम किया जा सकता है। तो इसके लिए एक समान निर्माण संहिता भी आवश्यक है। ये बात कही गई दिशा निर्देश में। पूर्व चेतावनी प्रणाली जो है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसको और उन्नत करने की बात कही गई, जिसमें सेंसर और निगरानी आधारित जो तकनीकी प्रणाली है उसके प्रयोग करने की यहाँ पर बात कही गई थी। और स्थानीय जनशक्ति को प्रशिक्षण देने की बात कही गई थी, जैसा कि आपदा मित्र के रूप में आपको दिखाई भी देता है। तो ये पहले से कुछ दिशा निर्देश जो NDMA के थे उसमें ये बात कही गई थी। अंत में हमारी बारी अभ्यास प्रश्न की है, जिसकी जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ेंगे। इसका सही और सटीक जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। राष्ट्रीय हिम नदी झील विस्फोट बाढ़ जोखिम शमन कार्यक्रम को कब मंजूरी दी गई? 15 जून 2024, 25 जुलाई 2024, 10 अगस्त 2024 या 1 सितंबर 2024। साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर दें कि आपके क्षेत्र में वो कौन सी ऐसी आपदाएं हैं जिससे निपटने का कोई नायाब तरीका आपके मन में हो। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। लड़ते रहे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।